रोमान हाशमी साहब, बहुत जी बहुत इस्तकबाल खैर मकदम है। और शुक्रिया चूंकि आप मुमताज ही को लोग सुनने के लिए यहाँ पे जमा हो गए काफी, और अभी आ जाएंगे, तो मैं जैसा कि हमेशा अर्ज करता हूं, और बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एपिसोड अपने आप में एक नया एपिसोड होता है, नए लोगों तक जाता है। इसलिए जरूरी है कि ये जो सैयद रोमान हाशमी साहब है, वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और जियो पॉलिटिक्स पर, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी तमाम जो सरगर्मियां है, उस पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। तमाम जो एजेंसियां हैं, अखबारात हैं, उन पर आपकी नजर है कि कहां क्या हो रहा है। वो तमाम सोर्सेस, क्योंकि सोर्स की बुनियाद पे ही आदमी बात करता है। लेकिन जब कोई बहुत तजर्बेकार हो जाता है, तो वो प्रोडिक्शन भी करता है। वो किसी का एक शेर है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो नॉलेज एक ऐसी चीज होती है, अगर उसे तारीख का इल्म है, तो वो फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जो प्रोडिक्शन लोग करते हैं, तो कैसे कर लेते हैं? वो कोई जादूगर नहीं होते, क्योंकि उनके पास बातें हैं। वो जानते हैं कि माजी में क्या हुआ है, हाल में क्या हो रहा है, और इसके नतीजे में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो इस्तकबाल है रोमान हाशमी साहब आपका, बहुत बहुत। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं इनका सबका जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपडेट के साथ साथ रोमान हाशमी साहब, सबसे पहले अपडेट अगर करा दे, क्या क्या सूरत हाल है इस वक्त इजराइल के हमले के बाद? क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी हमला किया, उधर हमास का भी रिएक्शन है, मरकावा टैंक तबाह हुए हैं, इजराइल ने भी बड़े हमले किए हैं। क्या है जरा से रोमान हाशमी? देखिए, इसराइल का सबसे, जैसा कि आपने कहा, जो पाइवट है, जो धुरी है, महवर है, वो है गजा। और गजा में कत्लेआम, जेनोसाइड, जेनोसाइड से भी एक ऊपर का होता है, जो कत्लेआम एक्सट्रीम ले लेता है, वो कहलाता है हॉलोकॉस्ट। जो हिटलर यहूदियों का जो कत्लेआम हुआ, दैट इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। खुद जीव, तो ये गजा में भी खुद जो पीस एक्टिविस्ट हैं, ज्यूज कई हैं, इसलिए एक दो का तो नाम नहीं ले सकता। इंडिया, सॉरी, इसराइल से लेकर के अमेरिका तक वो बैठे हुए हैं। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ज्यूज वॉइस फॉर पीस इसराइल के अंदर है, या अमेरिका में जो यंगस्टर ज्यूज हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, पीस ऑर्गेनाइजेशन, इसराइल के इस कत्लेआम, जेनोसाइड के खिलाफ सीज फायर के लिए, इफ नॉट नाउ करके है, अब नहीं तो अब नहीं तो कब। अगर आप ले उसका तर्जुमा सही से हिंदी उर्दू में, तो यही होगा। तो इस तरह के जो इसे अब हॉलोकॉस्ट बता रहे हैं, क्योंकि जहां हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया गैस चैम्बर में, वहां ये जिंदा जला रहे हैं फलस्तीनियों को। जो एक 19 साल के लड़के की तस्वीर आई, जिसमें वो उसकी माँ और उसका भाई एक बच गया, जिसने बताया कि आंखों के सामने कैसे मेरा भाई को मैंने देखा, 19 साल के भाई को जिंदा जलते हुए, माँ को जलते हुए। एक और छोटा भाई था जिसको बाप लेके किसी बचे, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर वो मर गया, 90% बर्न हो गया था वो। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हुए हैं। इवन अभी एक इजरायली सोल्जर जो बुलडोजर ड्राइवर था गजा में, उसने सुसाइड किया। उसने क्या किया, जो बातचीत वो करता था, उसको फिर कॉल हुआ था वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड का भी रेशियो इजरायली फौजी में बढ़ा है। उसने सुसाइड किया, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स ने जो बयान दिया है वो ये है कि वो डिस्टर्ब था कि उसने बुलडोजर से उन मकानों को भी गिराया जिस और बराबर कर दिया जिसके अंदर लोग थे, सिविलियन थे, फलस्तीनी नौजवान थे, औरतें थे, बच्चे थे, उनको भी उसने गिराया। और वो इतना गोश्त के लुथड़े देखा उसने, इन मलबे के साथ बॉडीज को उसने दफन किया मिला करके। उसने इतने खून और गोश्त के लुथड़े देखे, चिथड़े देखे, कि उसने नॉनवेज खाना, गोश्त खाना उसने बंद कर दिया था इजराइल जाकर के, और वो सुसाइड कर लिया। इस तरह के कई इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। तो एक हॉलोकॉस्ट है
एक अजब अलमिया है जो पूरे वेस्टर्न, और इसके मुल्जिम जो है यूनाइटेड नेशन भी है, यूएस तो है ही है, यूरोप भी है, बट यूनाइटेड नेशन भी है, उसके साथ अरब लीग्स ये भी हैं, टर्की भी है। सारा वर्ल्ड खामोश तमाशाई इस होलोकास्ट को देख रहा है। मैं जेनोसाइड नहीं बोलूंगा, ये होलोकास्ट है फलस्तीनियों का। आज 2 बिल पास होने वाला है, चल रहा है इजरायली पार्लियामेंट के नेसेट में। अगर वो बिल पास हो जाएंगे, दो बिल, तो जो एनजीओ है यूनाइटेड नेशन का, UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ फॉर फलस्तीनी संगठन जो है, वो उसकी एंट्री बंद हो जाएगी इजराइल में, फलस्तीनी बेल्ट में, गजा में बंद हो जाएगी, वेस्ट बैंक में बंद हो जाएगी, और ईस्ट यरूशलेम जहां पे कोई जंग नहीं हो रहा है, वहां पे अरब इजरायली हैं जिनको फलस्तीनी है, बट इजराइल कॉल देम, एड्रेस देम एज अरब इजरायली। उन फलस्तीनियों तक भी UNRWA का, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क फॉर फलस्तीनियन, उसकी एंट्री बंद हो जाएगी। वहां पोलियो का मर्ज फिर सर उठा चुका है गजा में, वो बंद हो गया है। और ये जो रिलीफ वर्क है वो एजुकेशन के लिए काम करता है, वो हेल्थ के लिए काम करता है, वो कई चीजों के लिए काम करता है। तो एक पूरी यंग जनरेशन जो है फलस्तीनियों की, उनको अनपढ़ बनाने की साजिश है। वो ना सिर्फ ये कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक, ह्यूमैनिटेरियन अगर नजरिए से देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे दर्दनाक और सबसे विभत्स, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उस तरह का ये कत्लेआम हो रहा है। इससे जो बच्चे निकलेंगे, उनका साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग कैसे होगा, वो ट्रॉमा से बाहर कैसे निकलेंगे, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन उसके साथ क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि वो पढ़ेंगे कैसे। पूरी यूनिवर्सिटीज खत्म, स्कूल खत्म, और अब ये यूनाइटेड नेशन का रिलीफ वर्क अगर पार्लियामेंट में, इजरायली पार्लियामेंट के नेसेट पे वो पास हो जाता है, जो कि मुमकिन है पास हो जाएगा, तो फिर खाने का, पीने का, हेल्थ का, एजुकेशन का जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्क चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मतलब एक यंग जनरेशन को पढ़ाई से नाबल्द करने की साजिश है। दरअसल ये जो ज़ियोनिस्ट हैं इजरायली गवर्नमेंट में, ये फासिस्ट की एक शक्ल है। जिस तरह से हिटलर ने, उसके फासिस्ट, उसके गेस्टाबो ने, उसके एसएस ने, जो एसएस मिलिट्री विंग था, उसने जिस तरह से कत्लेआम किया, जिस तरह से उसके मिनिस्टर फलस्तीनियों को इजरायलियों को एड्रेस करते थे कि दे आर सब ह्यूमन एनिमल, आप देखें वही वर्ड, सेम वर्ड अब इजरायली रिजिम इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू से लेकर के राइट विंग रेडिकल उसके मिनिस्टर, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये फलस्तीनियों के लिए वही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब ह्यूमन एनिमल। आपने जो बात कही ग्रेटर इजराइल की, बात अभी इसी मुद्दे पर होनी चाहिए। ये जंग कब बंद होगी? पीस, ईरान पे अटैक कर दिया, अब ईरान अटैक करेगा कि नहीं? आयतुल्लाह खमेनी ने, आपने ही बताया, आयतुल्लाह खमेनी ने जो इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया था कि मिनिमम डैमेज हुआ है, तो आयतुल्लाह खमेनी को सामने आकर बयान देना पड़ा कि इजरायली अटैक को डाउन प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट डाउन प्ले द इजरायली अटैक, उसकी जवाब दिया जाएगा। तो ये नाउ ईरान अटैक्स जो है, दे आर लूमिंग ऑन हॉराइजन, वो अब नजर आ रहा है ऊपर, वो कभी भी अब ईरान अटैक करेगा, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी का ये बयान आ गया है। तो सवाल ये नहीं है कि अब ईरान कब अटैक करेगा, और ये 2 दिन का ट्रूस सीसी जो लेकर के आए हैं, हालांकि हमास की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, हमास ने कुछ इस पर तबसरा नहीं किया है कि वो इस ट्रूस को मानेगा कि नहीं मानेगा। उसका तो एक 1 पॉइंट फार्मूला है कि जंगबंदी हो, फलस्तीनी रिहा किए जाए जेलों में जो बंद है 10,000 से ऊपर, इजराइल अपने आर्मी को, फौज को गजा से कंप्लीट विड्रॉ करे, और तब वो इस कंडीशन पे वो बात करेगा, और हॉस्टेजेस को वो छोड़ेगा, इजरायली हॉस्टेजेस को। लेकिन इसके साथ जो बड़ी बात है, जो मुद्दा है, वो है ग्रेटर इजराइल पे काम कर रहे हैं ये लोग, जो इन्होंने जिस तरह से जबालिया में एग्जीक्यूट किया है, हॉस्पिटल अदवान में है,
और इंडोनेशियन हॉस्पिटल है, उस पे अंदर घुस करके उसको बर्बाद कर दिया, रैवेज कर दिया, मरीजों को भी और जिंदा जलाया और फलस्तीनियों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो इजरायली फौजी ने भी बयान दिया है कि और जो मीडिया जो फलस्तीनी जर्नलिस्ट वहां बचे हैं, जो दिलेर एक्टिविस्ट है फलस्तीनी, कि कईयों को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया वहीं पे। जिन नौजवानों को अलग किया गया उन्हें इजरायली फौजियों ने वहीं एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ को ले गए, कुछ का अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए। ये जेनोसाइड, इस तरह का एथनिकल क्लींजिंग हो रहा है। जो एलन पापे ने 2006 में किताब लिखी थी, ज्यूज हिस्टोरियन ने, द एथनिकल क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन, वही हो रहा है, वही बयान आ रहा है। इजरायली फौजी जिनमें जमीर थोड़ी जागी है, जिनको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, या चाहे फलस्तीनी एक्टिविस्ट जो जान जोखिम पे डाल के, या मेडिकल पैरामेडिक्स स्टाफ जिसने वहां से हटने से इनकार कर दिया है, उनके जो बयान आ रहे हैं, फलस्तीनियों को किस तरह से एग्जीक्यूट किया रहा है, कोई विथ फुल ऑफ इम्यूनिटी, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई वॉर क्राइम का मुकदमा इनके ऊपर चलेगा इसका कोई खौफ नहीं है। हालांकि फिर साउथ अफ्रीका और कई नेशंस ने तैयारी कर रहे हैं, वो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन के, इसको ये फुल प्रूफ के साथ कि किस तरह से एथनिकल क्लींजिंग फलस्तीनियों की जा रही है। नए सिरे साउथ अफ्रीका और 27 अदर नेशंस ने ये सबमिट किया है यूनाइटेड नेशन में कि नेतन्याहू पे और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, खास करके फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का मुकदमा चलाया जाए। तो ये बड़ा सिचुएशन है। और ऊपर से सिचुएशन ये है कि 9 दिन बचे हैं अमेरिका में इलेक्शन को। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का स्पीच दे रहे हैं, वो अब तक का बिल्कुल साइनोनिमस टू फासिज्म, कि हम आते ही इमिग्रेंट को निकाल बाहर करेंगे। इसके साथ ही FBI के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसको डिसमेंटल कर देंगे, CIA के अगेंस्ट बोल रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन हारने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने गद्दी छोड़ी थी, रिगिंग करने की कोशिश की थी, चुनाव के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। तो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो नेतन्याहू के लिए तो और ग्रीन सिग्नल हो जाएगा कि इसे क्लीन कर दो, क्योंकि जो उनका बड़ा फंडर है, जो एपेक है इजरायलियों का, अमेरिकन इजराइल पब्लिक रिलेशन, जो $100 मिलियन से मदद करता है चुनाव में, डेमोक्रेटिक को भी और रिपब्लिकन को भी। ये एपेक का एक इन्फ्लुएंशियल बंदा जो है, जो अच्छा डोनेशन देता है, उसी ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में कहा था कि आप कैपिटल को जेरूसलम कर दीजिए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल को, एम्बेसी को, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट किया था। अब वही बंदा फिर अगर ये कहेगा कि गजा को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, एथनिकल क्लींजिंग हम चाह रहे हैं, एक सेकंड नकबा जो चल रहा है हम इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो 1948 में किया था, 7.5 लाख फलस्तीनियों को निकाल बाहर किया था, 500 विलेजेस को समतल कर दिया था, लेवल टू द ग्राउंड कर दिया था, वही करेंगे। वही एपेक के लोग अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने एम्बेसी को शिफ्ट कराया था जेरूसलम, उस तरह से ये गजा को क्लीन करा देंगे। तो ग्रेटर ये प्रोग्रेस में है, ग्रेटर इजराइल आर वेरी मच इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं सोचे कि वो उनकी प्लानिंग है, उनका ख्वाब है, नहीं, वो काम कर रहे हैं। वो कर तो रहे हैं, खान यूनुस में, जबालिया में निकाल के सब कुछ कर दिया, साउथ में, साउदर्न रफा की तरफ। अब वहां से सिर्फ यही तो बाकी है कि रफा का बॉर्डर खोल के उनको सिनाई के रेगिस्तान में धक्का दे करके, बम्बार्डमेंट करके ऐसा सिचुएशन किया जाए कि फलस्तीनी खुद ही रफा का बॉर्डर को धक्का दे करके, तोड़ के, बाउंड्री वाल खोल के निकल जाए, इजिप्शियन फौजी की गोली खा के उधर के बावजूद उधर वो चले जाए। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मगर ये अरब कंट्री ख्वाब गफलत में है। वो ये समझते हैं कि ये ग्रेटर इजराइल मुमकिन नहीं है, तो ग्रेटर इजराइल पे ऑलरेडी काम कर रहा है इजराइल।
उसके मिनिस्टर, गवर्नमेंट में मिनिस्टर बैठ के जब ये बोल रहे हैं, टीवी को, यूरोपियन टेलीविजन पे ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारा ख्वाब जो है ग्रेटर इजराइल है, जो कि नाइल से लेके फरात तक है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरबिया का भी पार्ट है। जब वो ये कह रहे हैं कि एक और खंदक नहीं, मुमताज भाई, वो जो एक वार था जो मदीना के बाहर, खैबर, जब ये कह रहे हैं कि खैबर हम फिर से लेंगे, जब वो ये कह रहे हैं कि मूसा की जमीन है इजिप्ट, उसे हम लेंगे, जॉर्डन हमारा है, जब इसे हम लेंगे, और वो तो उन्होंने शुरू कर दिया है गजा से। सिर्फ ही उनका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है गजा में, उनका बिब्लिकल ख्वाब है। 1956 में फलस्तीनी ने गजा में एक इजरायली को मार दिया। मोशे दयान बड़ा तारीखी स्पीच दिया था वहां पे इजरायलियों को कि उसने अगर मारा और रेड क्रॉस के मदद से वो बॉडी इजराइल को वापस मिली थी। तो ये बात जब कही मोशे दयान ने कि उस पे वो फलस्तीनियों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज उनसे नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मार दिया। अरे वो तो मारेंगे क्योंकि हमने उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा है, हमने उनको घेर के रखा हुआ है, हमने उनको इस जमीन से बाहर निकाल दिया है। वो ये समझते हैं कि ये मकान हमारा था, वो ये समझते हैं फलस्तीनी की जमीन हमारा था। उनको ये समझाने की जरूरत है कि जमीन आपका नहीं था, आप हमारे मकान में रह रहे थे, हमने आपको बाहर निकाल दिया। जब उसका इजराइल का रबाई टेलीविजन पे ये कहता है कि इस्माइल अब्राहम के बायोलॉजिकल बेटे नहीं थे। फलस्तीनी जो है वो समझते हैं, अरब ये समझते हैं कि हमारा हक है फलस्तीन पे, क्योंकि इस्माइल बड़े थे और इसहाक छोटे थे और बनी इजराइल इसहाक की औलाद है। तो उनको अगर ये समझाया जाए कि नहीं, वो इस्माइल बायोलॉजिकल बेटे नहीं थे, बायोलॉजिकल इसहाक थे, अगर अरब ये बात समझ जाएंगे तो वो फलस्तीन से दावा खत्म कर लेंगे, वो चले जाएंगे, वो हमारे कजन ब्रदर हैं। वो एक रबाई ऐसे बोलता है। और ग्रेटर इजराइल का पॉलिटिकल ज़ियोनिस्ट लॉबी जब ये कहता है कि हमारी बाउंड्री जो है, हमारा मुल्क जो है वो नाइल से लेकर के फरात तक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या ये मुमकिन है कि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानेगा? वो ना कल माना था ना आज मानेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। वो ओस्लो समझौते को तो उसने ओस्लो समझौते की धज्जियां उड़ा दी। बेगिन का मर्डर हो गया, रेडिकल इजरायली ने उनको मार दिया, क्यों किया समझौता? इस पूरे से और ओस्लो के बाद, समझौते के बाद भी आप देखिए क्या हो गया। वेस्ट बैंक में 7.5 लाख यहूदी बस गए, सेटलर कॉलोनिया पे कॉलोनिया एक्सपैंड होता जा रहा है। नेतन्याहू और उसके राइट विंग एलाइज जो है वो वेस्ट बैंक को भी मेजोरिटी में बदल देंगे, यहूदी मेजोरिटी स्टेट में। और महमूद अब्बास लेड फलस्तीनी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल्कुल बिना नाखून का शेर हो जाएगा, जिस पंजे की कोई नाखून ही नहीं है। अभी ही है, अभी वो बिना दांत का है, जल्दी बिना नाखून का भी हो जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन।